दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग कवर करने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर की सीरीज में 10 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए खास प्रश्न कौन कौन से हैं। याद रखेगा, अगर आप स्टडी 91 चैनल से जुड़े हैं इसका मतलब आपको पीडीएफ और टेस्ट और वीडियो सब कुछ आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिल रहा होगा। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल पर एक खास चीज है जो आपके लिए काफी जरूरी होगा, ठीक है। वो ये है कि हम अपने चैनल पर यानी कि यूट्यूब चैनल पर भी और इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके देख सकते हैं, या फिर वेबसाइट या एप्लीकेशन में देख सकते हैं जहां हम आपको देते हैं वन लाइनर सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको बिल्कुल कम समय में पूरा का पूरा करंट अफेयर पढ़ने का एक मौका मिलता है। यानी अगर आपके पास समय नहीं है तो भी आप करंट अफेयर की सीरीज पूरी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। लिख रहा है कि हाल ही में हुए अमेरिकी चुनाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों अभी ज्यादा दिन बीता नहीं अमेरिकी चुनाव के, और अमेरिकी चुनाव जिस दिन था उसी दिन हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि अमेरिकी चुनाव का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में परिचर्चा की गई थी, ठीक है। उसमें स्वयं योगेश सर ने परिचर्चा किया था, लेकिन आपकी तरफ से कोई खास रिस्पॉन्ड आया नहीं, ठीक है। एक बार आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि आगे हमारे और अमेरिका के रिश्ते कैसे होने वाले हैं, अभी तक कैसे थे, आगे कैसे होने चाहिए। बहुत कुछ आपको सीखने समझने को मिलेगा अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो। फिलहाल आते हैं अपने प्रश्न की तरफ। लिख रहा है अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन को चुना गया। देखिए एक तरफ आपके उम्मीदवार थे, क्या नाम था आपका, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, और दूसरी तरफ थे जो बिडेन। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई है और जो बिडेन जो है वो 46वें नंबर के अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। तो इनका नाम तो अभी आपको याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि अगले बहुत लंबे समय तक इस चर्चा में रहने वाले हैं। तो पहला कथन तो यहां लिखा हुआ जो है दोस्तों वो तो बिल्कुल सही है। दूसरा लिख रहा है कि इसके साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ओहो, थोड़ा सा मिस्टेक यहां पर है, सुनिए ध्यान से, बड़ी एक बार फिर से। साथ ही डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार, यहां तक तो बात समझ में आती है। नाम दे रहा है कमला हैरिस। क्या नाम दे रहा है, कमला हैरिस। ये अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो भैया जो बिडेन है ना, यहां पे राष्ट्रपति लिख के गलत कर रहा है, ठीक है, यानी राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। और मैं फिलहाल आपको बता दूं ये पहली अश्वेत महिला है। क्या है, ये पहली अश्वेत महिला है जिन्हें क्या बनाया गया अमेरिका में, उपराष्ट्रपति बनाया गया है। अब ये प्रश्न आप नोट कर लो, आपकी परीक्षा में पता नहीं कितने बार पूछा जाएगा। क्यों, अरे अमेरिका जैसे बड़े देश में पहली बार अगर कोई महिला उपराष्ट्रपति के पद पर बैठ रही है तो प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। तो याद रखेगा कमला हैरिस, ठीक है, ये उपराष्ट्रपति बनी है। अगर यहां पे उपराष्ट्रपति लिख देता तो दूसरा वाला ऑप्शन भी सही हो जाता। अभी तो फिलहाल आप कर लीजिए यहां पर केवल एक सही है। क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां क्या लिख रहा है, दोनों सही है। कट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं, मुझे पता है, क्यों टेंशन लेते हो। आगे देखो, दे रहा है, कह रहा है जोसेफ रॉबर्ट बाइडेन जूनियर। ये पूरा बड़ा हैवी नाम है, तो याद रखिए आप जोसेफ माने जो याद रखेगा और बिडेन याद रखेगा, ठीक है। जो बिडेन जो है ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हरा करके 46वें नंबर के क्या बने हैं, राष्ट्रपति बन गए हैं। ये 20 जनवरी 2021 को क्या करेंगे, अपना पद संभालेंगे। इसके साथ ही बाइडेन अमेरिकी इतिहास के सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति भी बन गए, ठीक है। ये सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति बने हैं, याद रखेगा, जबकि वे 1992 में बिल क्लिंटन द्वारा जॉर्ज H.W. बुश को अपने पहले कार्यकाल के सत्ता से बाहर करने वाले दूसरे राष्ट्रपति भी बन गए हैं, ठीक है। इसके अलावा कैलिफोर्निया के सीनेटर बाइडेन की साथ ही कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली अश्वेत और भारतीय मूल की पहली भारतीय मूल की अमेरिकी महिला बन चुकी हैं। तो ये प्रश्न भी आप याद रखेगा, ठीक है। कमला जो है इंडियन नाम है तो इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। फिलहाल यहां पर 2-3 बातें आपको ध्यान देना है। जो बिडेन का नाम आप भूलिएगा, कमला हैरिस का नाम मत भूलिएगा, जो बिडेन सबसे ज्यादा उम्र के राष्ट्रपति बने हैं ये मत भूलिएगा, और पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है कौन, कमला हैरिस, वो भारतीय मूल की हैं, ये भी मत भूलिएगा। इतना बात अगर आप याद रखते हैं तो यहां ज्यादा कुछ उससे ज्यादा नहीं दिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिख रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो चुका है, ठीक है। जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है हम लोग देख रहे हैं कि लगातार वो काफी समय से बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर हो गया 560.71 मिलियन डॉलर। कितना याद रखेगा, 560 कितना, सॉरी मिलियन नहीं, बिलियन, ठीक है। 560 यहां करेगा 560 मिलियन तो बड़ा छोटा हो जाएगा, बिलियन, ठीक है, गलती से निकला। तो याद
याद रखेगा 560। अभी इसके पहले दोस्तों जब मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था तो 495 पे पहुंचा था, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा तो ये पढ़ा कि पहली बार जो ऐसा हुआ इतिहास में, भारत के इतिहास में, कि 500 बिलियन डॉलर जो है हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हो चुका और अब बढ़कर के 560.71 बिलियन डॉलर हो चुका है। आरबीआई ने कहा कि विदेशी संपत्तियों में वृद्धि के कारण रिजर्व बैंक इस रिजर्व में वृद्धि हुआ है, ठीक है, ये जो रिजर्व बढ़ रहा है। करा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भंडार है। किस नंबर का? 5वां सबसे बड़ा भंडार है। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा वर्तमान विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसके पहले नंबर पे याद रखेगा चीन है। पहले नंबर पे कौन है? चीन है। और दूसरे नंबर पे कौन है? जापान है, ठीक है, चीन और जापान। और भारत का नंबर क्या है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में? भारत का नंबर है 5वां, तो ये भी याद रखेगा। लिख रहा है विदेशी मुद्रा भंडार देश के केंद्रीय बैंक द्वारा आयोजित सोने एसडीआर जानते हैं ना, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट कहा जाता है और विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों के रूप में बाहरी संपत्ति है जिसे हम विदेशी मुद्रा भंडार के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें विदेशी मुद्रा अस्थियां, सोने के भंडार और एसडीआर वगैरह शामिल किए जाते हैं, तो याद रखेगा। अगला है संयुक्त राष्ट्र ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर किस देश के 2 प्रस्तावों को नवंबर 2020 में अपना लिया है या मान लिया है? तो जो यूएन है दोस्तों उसने किस देश के 2 प्रस्तावों को मान लिया? 4 देश के नाम दे रहा, फ्रांस, अमेरिका, चीन और भारत। तो याद रखें दोस्तों इस पर अपना कदम बढ़ाया भारत ने, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा क्यों कर रहा भारत? तो जो मुख्य उद्देश्य इसके पीछे है वो ये है कि परमाणु निरस्त्रीकरण करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है, मुझे और आपको भी ऐसा लग रहा होगा, या देश में जो बड़े लोग हैं उनको भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि धीरे धीरे लोग क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से लड़ने की भावनाएं लोगों में बढ़ रही हैं। और अगर ऐसे में लोगों के पास हथियार है तो लोग क्या करेंगे? इस मानव हस्ती को समाप्त कर देंगे एक दूसरे से लड़ करके। अच्छा बताओ, अगर परमाणु हमला हो जाए 2 देशों के बीच में तो परमाणु हमले में क्या जाएगा? व्यक्तियों का ही तो विनाश होगा। यानी जो हमारा सभ्य समाज है, ये विकसित जो समाज है जिसे हमने बड़े संजो कर रखा है, इतनी मेहनत से बनाया है, जिस विज्ञान को आगे धीरे धीरे सीख कर बढ़ाया गया है, अगर उसी विज्ञान का दुरुपयोग होता नजर आए तो ये तो गलत है ना। तो बाकी देशों को भी सीखना चाहिए कि वो अपने यहां पर जो परमाणु शस्त्र वगैरह हैं उनको जो है निरस्त्रीकरण कर दें, हटा दें, ठीक है। दिख रहा है कि परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध और न्यूक्लियर खतरे को कम करने के लिए भारत ने 2 संकल्प लिए हैं। और ये 2 संकल्प कौन से हैं? याद रखेगा, रेड्यूसिंग न्यूक्लियर डेंजर और कन्वेंशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। ये 2 संधियों पर भारत ने अपना 2 संकल्प लिया था, तो इसको याद रखेगा। 3 नवंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति ने भारत द्वारा प्रायोजित 2 प्रस्तावों को अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली समिति निरस्त्रीकरण के मुद्दों की देखभाल करती है और परमाणु मुद्दों से निपटने के लिए जिनेवा आधारित सम्मेलन और निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग 2 अन्य निकायों के साथ मिलकर इस पर काम करता है। और भारत के संकल्प में और भी देश धीरे धीरे आएंगे, ऐसा माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला है तटीय सुरक्षा अभ्यास है सागर कवच। ये 5 से 6 नवंबर 2020 को स्टार्ट होने वाला और कहां पर शुरू होने जा रहा है? सागर कवच। जाहिर सी बात है जहां कहीं भी होगा सागर के किनारे ही होगा, ठीक है। तो उड़ीसा का पारादीप हो गया, आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी ज्यादातर लोग उत्तर देने वाले हैं और यही उत्तर क्या है? गलत है। यही उत्तर क्या है? गलत है। याद रखेंगे दोस्तों, ये सागर कवच जो आयोजित किया जा रहा है यह है उड़ीसा का पारादीप तट, ठीक है। यहां पर दोस्तों उड़ीसा के पारादीप तट पर उड़ीसा का जो स्थानीय पुलिस है, वहां के मछुआरे और वहां की जो एनडीआरएफ वाली टीम है, वो सभी मिलकर के इस सागर कवच जो प्रोग्राम चलने जा रहा है इसमें हिस्सा लेने वाले। इसमें इंडियन नेवी भी है, याद रखेगा, और इंडियन कोस्ट गार्ड भी है, उड़ीसा पुलिस है, स्थानीय मछुआरे हैं, वन विभाग है, बंदरगाह के पास जो सहयोगी विभाग है, उन सभी ने मिलकर के इसमें हिस्सा लिया है। और इसका आयोजन दोस्तों स्पेशली उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों ने मिलकर किया। हालांकि आपके ऑप्शन में पश्चिम बंगाल का नाम नहीं था, इसलिए वहां पर आपका पारादीप उड़ीसा ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेगा, सागर कवच अभ्यास इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप में यह एक्सरसाइज भी किया जा रहा है, ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे। दरअसल मुंबई आतंकी हमले जो 2008 में हुआ था, उसके दौरान आतंकवादी समुद्री मार्ग के जरिए ही भारत में एंट्री किए थे। इस पर कई सारी मूवियां भी बन चुकी हैं और आपने देखा होगा उन सभी मूवियों में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर करा। इसलिए सागर कवच अभ्यास हर साल होता है ताकि समुद्री सुरक्षा मजबूत रहे और दोबारा घुसपैठी जैसी गतिविधियां रोकी जा सके। अच्छा, नवीन पटनायक याद रखेंगे, ये उड़ीसा के सीएम है, गणेशी लाल जी राज्यपाल हैं, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है। तो ये भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोपैक्स फेरी, क्या नाम है, रोपैक्स फेरी सेवाओं का उद्घाटन किया। यह सेवा किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या राजस्थान। ठीक है, तो आजकल दोस्तों आप देख रहे होंगे कि लगभग मुझे लग रहा है 15 दिन से एक के बाद एक लगातार नई नई चीजों को लेके आ रहा है। कौन? गुजरात राज्य। तो याद रखिए दोस्तों, रोपैक्स फेरी जो है ये भी गुजरात में है। और रोपैक्स से रोप याद रखेगा, अभी सबसे लंबा जो रोपवे बना है मंदिर वाला वो भी आपके गुजरात में बना है। ठीक है, तो यहां रोपैक्स फेरी किससे संबंधित है? ये गुजरात से संबंधित है। मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे लॉन्च किया करा। इस फेरी सेवा के शुरू होने के बाद जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है, सौराष्ट्र में स्थित भावनगर के घोघा से सूरत के हजीरा के बीच लोगों को समुद्री मार्ग का इस्तेमाल करने का मौका मिल पाएगा। ये फेरी क्या होती है दोस्तों? गाड़ी होती है जिस पर बैठ करके लोग आर पार जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा ये गुजरात के सूरत से सौराष्ट्र के बीच में चलाई गई है। ठीक है, और अभी क्या है कि जब ये नहीं था तब लोगों को सड़क माध्यम से जाना पड़ता था और लगभग 375 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन फेरी आ जाने के बाद यह दूरी घट करके मात्र 90 किलोमीटर की हो गई है। ठीक है, यानी कि जिस दूरी की कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब वह दूरी 4 से 5 घंटे में ही पूरी की जा सकती है। तो रोपैक्स फेरी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, गुजरात में है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे दे रहा दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र किस राज्य में तैयार किया जा रहा है? अभी कुछ समय पहले आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में कि हाथी पुनर्वास केंद्र जो है ये मथुरा में भी खोला गया था। एक मथुरा में खोला गया था ना, और अभी दोबारा पूरे दुनिया का सबसे बड़ा हाथी पुनर्वास केंद्र बनाया जा रहा है। कहां पर? यह बन रहा है दोस्तों केरल में। बन के तैयार नहीं हुआ है, ये काम चल रहा है, इस पे स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा केरल में बनाया जा रहा है। और अभी आप कुछ समय पहले केरल में मामले भी सुने होंगे जिसमें एक हाथी के मुंह में कुछ बच्चों ने क्या कर दिया था? बम रख दिया था, जो कि बहुत गलत है। और ऐसे वीडियो वायरल हुए तो लोगों को बड़ा जो है लगने लगा कि नहीं यहाँ पर गलत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज में इस तरह की गतिविधियां आम बात हो गई हैं, नहीं होना चाहिए। लोगों को केवल एक वीडियो के माध्यम से लोग सजग हो जाएं, ये अच्छी बात नहीं है। हमें आपको हमेशा सजग रहना पड़ेगा। आपके कहने का क्या मतलब? अगर वीडियो वायरल होगा, किसी जानवर का वीडियो आ जाएगा, जब हम उसे तड़पता देख लेंगे तब हमारे अंदर की भावना जागती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या जब किसी लड़की का रेप हो जाता है या कुछ इस तरह की घटनाएं घट जाती तब लोग कैंडल मार्च करने निकलते हैं। क्यों? करने के बाद क्यों? लगातार क्यों नहीं? ऐसी कुरीतियों से रोज हम क्यों नहीं लड़ते हैं? ऐसी कुरीतियों से आप साल में एक बार क्यों लड़ते हैं? क्या कैंडल लाइट करने से या इस तरह की चीजें निकालने से जो है लेके चलने से सब कुछ हो जाता है? या फिर आपने कुछ समय के लिए अनशन पे चले गए, कुछ समय के लिए जो है सरकार के खिलाफ अपना जो है गुस्सा दिखा दिया, फिर सारी चीजें बराबर हो गई? नहीं, ऐसे नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि हम मनुष्य हैं और हमें भूलने की बीमारी बड़ी होती है। हमें भूलना नहीं चाहिए, कहीं कुछ गलत है और तब तक डटे रहो जब तक सलूशन नहीं मिल जाए। आउटपुट पे हमेशा काम करना चाहिए। लोगों की यहाँ आदत होती है, इंडिया में लोगों की आदत है, लोग आउटपुट पे काम नहीं करते। पता है कि क्या जिस कानून की जरूरत है लोगों को पता है कि नहीं, जनता के बीच में जनता की जरूरत है इस चीज पर कानून बने, लेकिन बन नहीं रहा है। तो जनता एक बार, 2 बार, 10 बार बोलेगी, फिर काम खत्म, फिर अपने जनरल रूटीन पे आ जाती है। उसको लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। जबकि सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान में साफ तौर पर कहा गया है कि सबसे बड़ा अगर पावर किसी के पास है तो जनता के पास है पावर। किसके पास पावर है? सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? जनता के पास है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। केरल हो जाएगा। लिख रहा है कि केरल के कोट्टन में एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर को अपग्रेड करके दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर बनाया जा रहा है। यह काम केरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बोर्ड के द्वारा कराया जा रहा है। कुल 108 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इस सेंटर में हाथी की देखभाल की जाएगी और इलाज भी किया जाएगा। इस केंद्र को फरवरी 2021 में ऑपरेशनल तौर पर स्टार्ट किया जाना है। ठीक है, पिनरई विजयन वो केरल के सीएम है, याद रखेगा। ठीक है, आगे देखिए, आरिफ मोहम्मद वहां के राज्यपाल हैं। 1 रैंक 1 पेंशन योजना से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। लिख रहा है कि केंद्र सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन यानी एक ही पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, चाहे व्यक्ति हो चाहे महिला हो, उसकी पेंशन एक बराबर होगी। 1 रैंक 1 पेंशन योजना के तहत बीते 5 वर्षों में 20.6 से अधिक लाख से अधिक सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों को 42,700 करोड़ रुपए की राशि जो है वितरित की गई। 42,700 करोड़ की राशि वितरित की गई। रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2.28 लाख और पंजाब में 2.12 लाख 1 रैंक 1 पेंशन के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या भी दर्ज की गई। क्या ये आंकड़े सही हैं? तो याद रखेगा दोस्तों, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है और यहां पर दिए गए सभी आंकड़े सही हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 1 रैंक 1 पेंशन में
जो आपकी याद रखने लायक बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं जिन्हें जहां के लोगों को सबसे ज्यादा इसका लाभ मिला है 1 रैंक 1 पेंशन का। ठीक है, इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नागालैंड सरकार के द्वारा हार्नबिल त्योहार का आयोजन कब किया जाना है? ठीक है, हार्नबिल त्योहार ये नागालैंड का बहुत बड़ा त्योहार है, इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है नागालैंड में। नागालैंड की राजधानी कहां पर है? कोहिमा है। ठीक है, और नागालैंड की जो स्थानीय भाषा है, वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज है। जी हाँ, वहाँ आंग्ल ईसाई लोग रहते हैं, इसलिए उसे आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल भाषा जो है इंग्लिश है और 1 से 10 दिसंबर जो है इसके बीच में यह त्योहार मनाया जाना है। 1 से 10 दिसंबर हार्नबिल त्योहार। और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये त्योहार कहां पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। हार्नबिल वैसे दोस्तों एक पक्षी का नाम है। ठीक है, जो वन पक्षी है और उसी के नाम पर दोस्तों वहां के नागालैंड में ज्यादातर नागा लोग रहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये हार्नबिल त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बता दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 8 नवंबर को। हर साल 8 नवंबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी यानी अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। यह दिन रेडियोलॉजी के उस मूल्य के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जा रहा है जो सुरक्षित रोगी देखभाल में अपना योगदान देता है। और आप जान पा रहे होंगे कि रेडियोलॉजिस्ट में होता क्या है। रेडियोलॉजिस्ट यानी इन द सेंस क्या है कि जब आपके शरीर में कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो जो आप जांच कराने के लिए जाते हो कि आपके शरीर के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां हैं, तो एक रेडियोलॉजिस्ट ही आपकी मदद करता है। तो याद रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जो दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को। ठीक है, आगे देखते हैं। हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है और ऐसे में प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है। ठीक है, अभी शशांक मनोहर जो है वो अपना इस्तीफा दिए थे क्रिकेट वाले में से। ठीक है, और यहाँ पर हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया किसे? तो याद रखिए दोस्तों, इनका नाम है बम। क्या नाम है? बम। तो याद रखिएगा ज्ञानेंद्रो निगोबम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निगोबम। ये बिलोंग करते हैं दोस्तों मणिपुर से। कहां से बिलोंग करते हैं? मणिपुर है ना भाई, एक बार देख लीजिए। हाँ, मणिपुर के हैं। ठीक है, यहाँ की कार्यकारी अधिकारी भी रह चुके हैं 2009 से 2014 के बीच में। अब इन्हें क्या कर दिया गया? निर्विरोध रूप से चुन लिया गया है कि इसके लिए हॉकी के अध्यक्ष के रूप में। इन्होंने अपना जो किसकी जगह ले रहे हैं, तो याद रखेगा मोहम्मद मुश्ताक अहमद की जगह लेने वाले हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इतना ही आज आपके लिए था और आज के लिए बस इतना ही। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो निवेदन आप सभी से कि वीडियो को शेयर जरूर से किया करिए ताकि आपको और अच्छे से तैयारी करने का मौका मिले और लोग भी वीडियो को देख पाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।